सर्वे जो लेटेस्ट आया है वो सबसे ज्यादा विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज जो TFR रेट गिरा है वो मुस्लिम कम्युनिटी का गिरा है, मगर फिर भी हमारे हिंदू भाई बहनों के TFR रेट से कम है, मगर ज्यादा गिरा है। और एक्सपर्ट्स ये बोल चुके हैं पॉपुलेशन का कि 21 में मुस्लिम, अगर शायद नंबर्स ऊपर नीचे होंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा और कभी भी मुसलमान इस देश में हिंदू पॉपुलेशन से आगे हो सकेगा। इट विल स्टेबलाइज एट मे बी 20-21%। हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा 2071 में। ये एक चीज है। तो यकीनन एक सोसाइटी जो प्रोग्रेस करना चाह रही है वो क्यों नहीं चाहेगी डेवलपमेंट? वो क्यों नहीं चाहेगी कि भाई हमारे बच्चे पढ़े, गुर्बत से निकले और डिग्निटी होनी चाहिए हमको? ये सब चीजें हैं। इशू क्या है कि एक नैरेटिव बना दिया गया कि नहीं सिर्फ मुस्लिम बच्चे और बच्चियां मदरसे को जाते। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग RT एप्लीकेशन डाल के देख लीजिए कि कितने मुस्लिम इलाकों में गवर्नमेंट के स्कूल्स है एज कंपेयर टू अदर लोकेलिटीज, और उस अगर है तो कितने टीचर्स हैं। ये नहीं कर रहे। नहीं, मदरसे को भी जाते। मदरसे को क्यों भी जाते? एक रिलीजन सीखने के लिए, और एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो रिलीजियस स्कॉलर बनना चाहता। मगर सबसे बड़ी चीज क्या है कि भाई चलो मेरा बच्चा और बच्ची कम से कम जाके कुरान सीखेंगे, नमाज पढ़ना सीख जाएंगे, और कोई स्कूल सिस्टम है ही नहीं, तो गवर्नमेंट फेल होती है उसके ऊपर। आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मीन्स, पोस्ट मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप आउट रेट यहां पर है। अच्छा, मेरी बात का भरोसा मत करिए, एक प्रोफेसर कुंडू की रिपोर्ट है जो 2015 या 16 में उस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर थी नजमा हेपतुल्लाह, उनको दी गई। प्रोफेसर कुंडू और उनके साथियों ने ये एम्पिरिकल एविडेंस दिया कि द बिगेस्ट रीजन फॉर मुस्लिम ड्रॉप आउट इज दे डोंट हैव द फाइनेंशियल वेयरविथॉल। ये गवर्नमेंट को दी गई रिपोर्ट। मोदी साहब क्या कर दिए? बोले कि नहीं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तुमको मिलेगी 9th और 10th में। कैसा होगा बताइए? मेरा तो ड्रॉप आउट रेट क्लास 5-6 से शुरू हो जाता है। यहां पर आप सपोर्ट करना चाहिए ना मेरे को। आप 9-10th में देंगे। एक फेलोशिप थी मौलाना आजाद, लोग जो DPhil और MPhil या PhD करते, उसको बंद ही कर दिए। तो ये कैसा होगा बताइए? गवर्नमेंट अगर इंसाफ नहीं करेगी। अच्छा, एक प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, वो क्या था? मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में होगा। इन्होंने क्या कर दिया? जनरल कर दिया उसको। तो ये कैसे होगा बोलिए? ये तो सिस्टमिक पिन पॉइंटेड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मगर आपको मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम बच्चियों के लिए हिजाब कोई बैरियर नहीं है उनके प्रोग्रेस का। बाज हिजाब पहनते रिलीजियस रीजन से, बाज नहीं पहनते, काम भी करते। और मैं हैदराबाद में देखता हूं कि कोई भी मार्केट में नई मोटरसाइकिल आई तो चलाते बच्चे हिजाब पहन के चलाते, गाड़ी चलाते। बल्कि मैं अपने एक NGO थे, उनसे बोल के एक इलेक्ट्रिक ऑटो भी लाया, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 8 लेडीज आके बोले हमको दो। मैं बोला तुम्हारे कहना लाइसेंस नहीं, बोले सिखाओ। सिखाए, चला रहे वो। तो ये हरगिज मत समझिए, आप बिलीव ही मत करिए कि मुसलमान एक सोशल चेंज नहीं चाहता। आप अपॉर्चुनिटी, वो माहौल बना रही नहीं ना। आप बुलडोजर मेरे सामने खड़ा कर दे रहे, आप मेरे को डरा दे रहे, तो कैसा होगा बताइए? तो मुस्लिम कम्युनिटी के है प्रॉब्लम्स है, उनको चेंज लाने का है और चेंज हो रहा है। मगर अगर कोई ये बोलेगा कि नहीं रिलीजन की वजह से प्रोग्रेस नहीं करो, बहुत झूठ है वो, सरासर झूठ है वो। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। किसी हद तक आप यकीनन मुसलमानों को भी चेंज लाना पड़ेगा, मगर वो ला रहे। उनको लग रहा है कि हम चेंज 2 कदम आगे बढ़ाते, हमारा एग्जिस्टेंस को आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते। वो एक प्रॉब्लम है। आप लोगों को बोलते नहीं हो कि वर्क
नहीं, बर्थ रेट मेरे दोस्त, आप सुनिए, बर्थ रेट का अगर आप बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं आपको TFR रेट गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं है ना। TFR रेट ना आप दिए ना मैं दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। TFR रेट सबसे ज्यादा रिलीजियस कम्युनिटीज में मुसलमानों का गिरा है। ये क्यों गिरा है? क्योंकि उनको रियलाइजेशन है, उन्होंने डिसाइड कर रहे, उन्होंने अपना चॉइस ले रहे। अब लोग मेरे को बोलते नहीं आपको 6 बच्चे हैं, तो मैं बोलता हूं मोदी के कितने भाई बहन है, अमित शाह के कितने भाई बहन है। तो ये मगर चेंज है। हम लोग बोलते, आज भी मैं बोलता हूं कि ट्रिपल तलाक मत दो अपनी बीवी को। कल का मेरा भाषण सुनिए आप इचल करांची में, मैं उनको बोला कि तुम लोग जो सोसाइटी के ईवल से दूर रहो, शराब से दूर रहो, ड्रग्स से दूर रहो, तुम लोग एक मिसाल बनो। मगर होता क्या कि आपके चैनल को इसमें TRP नहीं आता ना। TRP किस में आता? जिसमें जूस रहता। अब इसमें जूस ही नहीं है, बहुत ड्राई सब्जेक्ट है ये। आप पूछिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। So if you, I have done an in-depth study along with the people who have more knowledge than me after the Aurangabad result had come. And I am of the firm opinion that the Muslims residing in Aurangabad Parliament constituency have definitely voted for Mr. Imtiaz Jaleel, but you have some people here and there because of the vested interest. Then they went and sold their soul. That is for them to answer. But the question that you must ask is, why couldn't the Maharashtra political parties tolerate one Muslim MP? That is the question for the majority community to introspect. Heavens would not have fallen had Imtiaz Jaleel won. But everyone ganged up to ensure that a single Muslim MP got elected in 2019 should not be elected. I am telling you with all the responsibility. It is not rhetorical, it's not a rhetorical statement, but every political party wanted Imtiaz Jaleel to lose. And I was seeing what was happening. I was constantly telling Imtiaz, this is happening. And Imtiaz, being an eternal optimistic person, नहीं असद भाई आप बिलीव मत करिए, नहीं उन्हें हंसते बहुत अच्छा उन्होंने। और इम्तियाज जब हंसते तो समझना उन्होंने फंस रहे अंदर, कुछ हो रहा उनको। इम्तियाज तो हो रहा है यार, तुम देखो हो रहा है। ये प्रॉब्लम है। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, मगर हमको तकलीफ इस बात की है कि एक MP था, सब उसको बिठा दिए। आप बोल रहे कि पार्लियामेंट इलेक्शन में इंडिया अलायंस जीता, असेंबली कैसे हार गए? फिर मेरे को नहीं मालूम कैसे हार गए वो लोग। हेलो क्या बोले? शब्बीर मुजाहिद उर्दू लाइन से बोलता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब से मोदी सरकार आई है तो उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के ही विरुद्ध काम करने का शुरू किया, और जहाँ तक हमारे हिंदू के जितने भी रियासतें हैं उनके उसमें जो बीजेपी की सरकार है, अभी जिसके अंदर जो है आदित्य यूपी के जो वजीर आला है, उन्होंने 2 दिन पहले जो मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट दिया और मौलाना कैसर को जो है गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि आसाम के अंदर भी जो है मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चला है। तो ऐसी हालत में जो है इमाम के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है? जिम्मेदारी सब पे, आप पे भी है, मेरे पे भी है, सब पे जिम्मेदारी है। मैं अकेला कहाँ जिम्मेदार? तो मगर ये है कि सिर्फ इस मसले में आप बोल के रुक मत जाइए। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं।
मगर मैं जो जनरेशन मिलेनियल जनरेशन जी की बात कर रहा हूं, उनको तो कोई दिखा रहा ही नहीं रहा, उनको तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे, और नेशनल सिक्योरिटी पे कोई बात ही नहीं कर रहा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दो मसलों के ऊपर हम बात ना करें, इसलिए हर चीज का जिम्मेदार टोपी को खड़ा कर दो, दाढ़ी वाले को खड़ा कर दो। आसान है ना। तो अब पानी के यहां पर आपके पास फ्लड्स आया, बहुत बुरी तरह फ्लड्स है महाराष्ट्र में। कहीं मैं स्टेटमेंट पढ़ा के बोले नहीं वो मुसलमान जिम्मेदार है उसका भी। अरे पानी का मैं कैसा जिम्मेदार हूं? माने जो नैरेटिव बन गया देश में, हर चीज का जिम्मेदार आप खड़ा कर दो। तो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ये जनरेशन मिलेनियल जनरेशन और जनरेशन जी के ऊपर ये लोग कुछ नहीं कर रहे, और ये महंगा साबित होगा देखिए इन लोगों के लिए। क्योंकि आप जो मैजिक शो चल रहा है ना, वो अच्छा दिखता है आपको। हमारे पब्लिक स्कूल में हैदराबाद में मैजिक शो था, हम लोग बच्चे बैठते थे चड्डी पहन के, तो मैजिक शो था, मुतासर कैसा किया क्या किया। मगर एक बात, दो चीजें थी उसमें इंपॉर्टेंट। तो जब मैजिशियन बैठता था वो एक कवर लगा के बैठता था और कोई नहीं, वो क्या करता था अंदर नहीं मालूम। फिर हम मैजिक शो देख के खुश होते थे। उसके बाद हमारे मिसेस राजाराव हमारे हेडमिस्ट्रेस से बोले मैजिक शो इज ओवर, बैक टू क्लास एंड स्टार्ट डूइंग योर मैथ्स। तो वैसे होने वाला है, वही देखेंगे इंशाल्लाह, ये होने वाला है। अभी सब लोग खुश है, मैजिशियन है वो, सब लोग को दिख रहा हो गया। मगर कोई ये पूछ रहा नहीं कि भाई ये जो जनरेशन है 65% पॉपुलेशन भारत में 40 साल से कम उम्र का है, क्या हो रहा उन लोगों को? अगर ये पॉपुलेशन खड़ा हो गया, हमको उम्मीद है ये खड़े होंगे जब सवालात करेंगे, जब सबकी वाट लग जाएंगी, याद रखो आप। मेडिसिन की बात कर रहे थे, हाँ मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ये जो आप उनको मेडिसिन बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा हूं, नाम लेके बोल रहा हूं, आप बोल देता हूं। मैजिक कब खत्म होगा? जब आप रियलिटी को देखेंगे, हम रियलिटी को देख ही नहीं रहे हैं। आप मेरे को बताइए, 26 हमारे लोगों को सिर्फ महज इसलिए पाकिस्तान के टेररिस्ट मारे क्योंकि वो हिंदू थे। उनकी न्यूली वेडेड वाइफ के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनके माता पिता के सामने मार के चले गए। ये कोई नहीं पूछ रहा वो हरामजादे आए कैसा वहां पर, ये कोई पूछ रहा नहीं। वो शैतान की औलाद वहां पर आई कैसा, कौन जिम्मेदार है उसका? हमारी 10 लाख फौज है वहां पे, कोई नहीं पूछ रहा। हम कोई सवाल ही नहीं कर रहे। वो जलील आकर गोली मारकर चले गए। आप बताइए, उसके बाद हम ऑपरेशन सिंदूर किए, हम अपनी फौज को, एयरफोर्स को सलाम करते, उनकी बहादुरी को हमेशा उनकी फख्र करते थे, करते रहेंगे। हम क्रिकेट मैच खेलते, एक हकीर क्रिकेट मैच, क्या है उसमें? अगर हम नहीं खेलते तो पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलते, समझे आप। हम उनका 80% पानी रोक दिए इंडस वाटर ट्रीटी में, रोक तो नहीं सकते मगर देर से छोड़ रहे, राइट। उन्हें फर्क पड़ता उनको। हम ट्रेड बंद कर दिए, इनडायरेक्ट ट्रेड, वाघा का बॉर्डर बंद है, उनके बीमार पेशेंट भारत को नहीं आ सकते इलाज कराने के। क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे भाई तुम? ये मैजिक शो ही हो गया ना। अब आप देखो कि मैजिशियन क्या कर दिए। हमारी टीम पे कोई हमको क्वेश्चन नहीं करना, हमारे प्लेयर्स पर, वो बेचारे जो बोर्ड बोलेगा करेगा। क्रिकेट मैच वो जीत रहे, प्रधानमंत्री बोल रहे ऑपरेशन सिंदूर 3-0। आप बोलिए, जो अगर आपका बेटा बॉर्डर पर है, जो आंख में आंख डाल के देख रहा पाकिस्तान के कौन सा टेररिस्ट आ रहा है, उसके बाप पे क्या गुजरते होगी कि मेरा बेटा 5000 फीट के ऊपर ऊंचाई पर है, बारिश में है, बर्फ में है, मेरा बेटा अहम है या क्रिकेट मैच अहम है? कभी ये लोग देखते हैं कि अगर वो वहां से बॉर्डर के एरिया से कोई बच्चा अगर घर को आता है तो उसके घर में ईद का माहौल होता, और माहौल क्या होता कि मेरा बेटा वापस जिंदा आया। और हम उनकी कुर्बानी को एक मामूली क्रिकेट मैच से मिला रहे। ये कैसा होगा? प्राइम मिनिस्टर क्यों दिए मेरे को नहीं मालूम। ये अरे 3-0 सिंदूर क्या है ये? जो हमारे पायलट ब्रह्मोस से उनके 9 एयर स्ट्रिप बर्बाद कर दिए, पाकिस्तान के टेररिस्ट सेंटर गए, वो लोग क्या सोच रहे होंगे बताइए। हमको क्रिकेट मैच से
कंपेयर कर रहे तुम लोग? किसी को अंदाजा भी है कि पायलट की ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम लगता है? किसी को अंदाजा भी है कि फौजी खड़े रह के मुकाबला करता है, कितना उसको क्या क्या रिस्क फैक्टर होगा उसका? हम खुश है, पूरे मिनिस्टर ताली मार रहे, हम जीत गए, हम जीत गए। अरे क्या है ये? मैडम को बोलने दीजिए प्लीज, लेडीज फर्स्ट। Well, you see, marginalized communities, see, please try to understand that when we talk about democracy, when we talk about parliamentary democracy, what it actually means, what our founding fathers have dreamt about, that it will be a democracy where every section of the society will be represented, not only in the state assemblies, in the legislature or in the parliament, but the local bodies also. That was the dream of our founding fathers. Now, have we lived up to it? No, we have not lived up to it. In fact, I would earnestly request you, I'm not here to tell you something, but there is a book written by an Oxford professor called Pratinav Anil. In that book, he has criticized my party also. That is, I leave it to him. But what he has said, he has given a list of communal riots which occurred during Pandit Nehru's time. The fatalities were as high. And I don't know, maybe many of you don't know that in 1962 December, Prophet Muhammad, peace be upon him, his hair was stolen in Srinagar, Hazrat Bal. So there were communal riots throughout the country. You know what happened? Nearly 1.5 lakh Bengali speaking Muslims were pushed inside forcibly into East Pakistan. 40,000 Muslims living in the present Northeast were either given deportation notice or they were deported. Now when I said this in the parliament, there were many leaders from the secular parties who told me, how dare you say that? I said, why? It happened. This is the proof. Take it. But they are blinded. No, it cannot be. I said, look at this proof. So the systemic discrimination, marginalization has not started recently. It always existed. And that is why you see this problem becoming huge day by day. And rightfully Baba Sahib Ambedkar said when he was asked by a journalist like you that, oh, you have reservation for Dalits in parliament. So Baba Sahib made a famous statement. He said, yes, they are elected on the basis of the seats reserved. But the only work they do is they open their mouth on. So there has to be a change within these marginalized communities that if you want to become masters of your destiny, it is high time that you come together, become a political force, have a political leadership. This 60-70-year-old experiment has failed completely in giving justice to the marginalized communities. Who is responsible? Every political party is responsible. They got the mandate, they have failed to deliver it, not failed, but they have deliberately discriminated. They have deliberately discriminated. I tell you why, because we have manufactured crorpatis. We have manufactured billionaires. Why couldn't we inculcate these, develop these areas? Our banks are only for richer people so that their loans increase and increase. A poor farmer fails to give a loan, or a poor man who buys something, gone is gone. As far as national security is concerned, it is very convenient for BJP to raise this nationalism flag. But what sort of nationalism is this when Pahalgam happens? When in 2019 that bomb incident happened where our brave CRPF soldiers were killed. Question is, why, how did they come over there? What is happening over there?
A revolution took place in Bangladesh. 56-inch chest person does not know. A revolution happened in Nepal. We don't know. A revolution happened in Sri Lanka. We come to know afterwards. China has taken over that port in Sri Lanka. We don't know. If you stand at a place in Simanchal, I can show you. We can see Bangladesh from there. With your visible eyes, you are seeing China is constructing an airstrip. Bangladesh was our closest friend after Bhutan. The Chinese are sitting over there. ISI is sitting over there in Bangladesh. 50% tariff is imposed. Ab ki baar, Trump Sarkar, Howdy, Modi. Everything has gone. You know, the 50% tariff has destroyed Surat diamond market, ready-made garment industry in Tamil Nadu. Our motor parts exports to USA is 35,000 crores. Half it has come to half now. Who's responsible for this? Please tell me. But no, it is very easy. Blame this fellow. Blame Topi Wala, Dadi Wala. You do a Dharam Sansad. In your Maharashtra, you have. Listen to what he said. His golden words. His pearls of wisdom according to his sadistic wisdom. What did he say? Where is that? I mean, he said something obnoxious, but he got elected. Bhagwadaris clean Pathanwadi. भगवादारी पठानवादी को साफ कर देंगे, चुन चुन के मारेंगे. आप मंत्री बनाते उसको, तो उसको क्या करेंगे आप? आपके गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज वही है, पठानवादी को साफ करो, चुन चुन के मारो. अगर मैं वो बात बोल दिया गलती से, आप लोग तो कुछ नहीं पूछेंगे, तू कैसा बोला, तू उसका एजेंट है, तू वहां का एजेंट है, तू इसका है, फुला है, ये है, वो है, कुछ नहीं होगा. मैं कल इचल करांची गया मैडम, मेरे को लव लेटर आ गया 169 BNSS. अरे बोला क्या है भाई ये? बोले नहीं सर, आप हेट स्पीच नहीं देंगे, आप फुला नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे. अरे बोला ऐसा दिख रहा कि कभी कभी मेरी बीवी नाराज हो तो सब सवालात मेरे से करती है. तू कब से मेरा ससुरा बन गया? नहीं आपको BNSS 169 क्या है ये? मेरे पे है क्रिमिनल केस, मैंने इनकार नहीं, मगर कोई हेट स्पीच नहीं है मेरे पे. 5 मर्तबा का MP हूं, 2 मर्तबा का विधायक है. आप क्या उसको क्या बोलेंगे मैडम? तो ये आप लोगों को निकलना है मैजिक शो से. आप लोग मैजिक शो से निकल ही नहीं रहे, आप लोग खुश है. अब उसका क्या करेंगे इलाज आप लोग? मगर एक दिन शो खत्म होगा. जब शो खत्म होगा तो वो बोलते ना, दैट विल हिट द सीलिंग, बट इट शुड नॉट बी टू लेट. लेट मी आंसर सम. सुन लीजिए, आप लोग जो हंस रहे हैं, आपको तकलीफ होगी अब मैं जो बोल रहा हूं सो. ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा था कि हमने जो संविधान बनाया वो हमको नहीं चाहिए, हमको मनुस्मृति चाहिए. अब आप हंसिए. उन्होंने कहा था कि 3 जो रंग है वो अशुभ है. उन्होंने कहा अशुभ है ये, वी डोंट वांट इट. और इस ऑर्गेनाइजेशन को महात्मा गांधी की हत्या के बाद वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया और उनको कहा कि तुमको लिख कर देना पड़ेगा तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन और तुम भारत के संविधान को मानेंगे. शुभकामनाएं देने का सवाल ही नहीं है मेरे भाई. समंदर के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते और वैसा ही रहेगा. यह आइडियोलॉजी की लड़ाई है. क्या जो देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिए? अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर थे नहीं थे? किसके साथ थे? कौन सीएम था?
वो आदमी था जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में मूव किया, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। क्विट इंडिया मूवमेंट सब छोड़ो बोले, आप बोले नहीं। अब कोई जाकर मुंजी साहब जाकर मुसोलिनी से मिलते हैं तो आरएसएस के लोग बोलते नहीं, ऐसा ही मिल लिए, ऐसा ही मिलता है कोई जाके मुसोलिनी से, बताओ आप। तो ये चीजें हैं, इस पे तो मैं देने का सवाल नहीं है, ये भी मैजिक शो का किस्सा है। एक वर्ग हमेशा चाहता है कि पोलराइजेशन हो, उसका फायदा बीजेपी को होता है, आपको थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बीच में क्या। अरे मेरे को काम रहा भाई, मेरा एक एमपी हार गया ना। अगर मेरे को फायदा होता तो कम से कम 5-6 मेरे एमपी होते मेरे साथ बैठे हुए इधर। मेरा फायदा नहीं हो रहा। सोल्यूशन क्या है इसके ऊपर? नहीं, सॉल्यूशन ये की है कि आप लोग भारत को क्या फायदा हो रहा वो देखिए। अब मेरे पास आईफोन है, राइट? अब मैजिक शो क्या कर रहे, मैजिक शो करने वाले क्या बोल रहे, आईफोन 17 भगवा रंग में आ, देखो ये हमारी कामयाबी है। क्या है यार ये, पता कामयाबी है ये, आईफोन भगवा रंग में आया तो हमने बना दिया। अरे यूएसए में बिक रहा है वो, हर दुनिया में बिक रहा है, तो मैजिक शो है देखो हमारी वजह से। हालांकि वो तो परेशान हो जाएगा, वो आईफोन का मालिक बोले ये क्या है, टिम कुक बोलेगा ये क्या है यार, व्हाट इज दिस नैरेटिव, यू प्लीज टेल मी। आईफोन भगवा रंग का है देखो हमारा वजह से हो गया। अरे तो फिर नौकरी देना भाई मिलेनियल जनरेशन को, जनरेशन जी को दो ना, कुछ तो दो। मगर ये दिखा दे रहे, अब खुश बेचारा हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, मगर 2 घंटे के बाद रियलाइज करेगा यार मैं तो खरीद ही नहीं सकता, वो तो इतना महंगा फोन है। नीलेश सब बकवास है सर, झूठ बोलते हैं लोग, झूठ की फैक्ट्री है। पंजाब में जाकर देखो सब मदरसों में काम हो रहा है। शोलापुर में कल इम्तियाज साहब गए, आप नांदेड़ में जाके देखिए सैयद मोइन हमारे कि कोई देख के पूछता है क्या जब मुसीबत आती, तो पूछता है क्या कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई नहीं है, कोई नास्तिक है। बर्बाद हो गया ना नांदेड़ में, 18 लाख क्रॉप लैंड बर्बाद हो गई, 7 मिलियन क्रॉप लैंड हमारा बर्बाद हो गया, बीड़ में, नांदेड़ में, नगर में। तो ये तो सबको एक होने की जरूरत है। हाल ये है कि तुम्हारे 56 इंच का प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बैठा हुआ है, पैसा क्यों नहीं दे रहा भाई? फिर ला लिए तुम मुल्ला जी को बीच में। समझ रहे ना आप मेरी बात को, मैं शुरू से क्या बोल रहा हूं। आप दो ना भाई, आप सरकार आपकी है, यहां आप डबल इंजन है, आप तो डबल इंजन का दिखाओ ताकत। प्रधानमंत्री को बोलो आओ, गृह मंत्री को बोलो आओ, टूर करो, पैसा दो महाराष्ट्र सरकार को ताकि वो किसानों को दे सके। क्या इनको मूव नहीं होते? मैं एक वीडियो देखा है, एक किसान रो रहा पानी को उछाल उछाल के। ये हार्ट ब्रेकिंग सीन्स है, करिए ना आप लोग, ये करता ही नहीं सरकार। योगेश एक मिनट। अब ऐसा है ना, ये मोहब्बत में कंडीशन नहीं रहना। कोई परेशान है, पीड़ित है, दो यार उसको। आप इलेक्शन से पहले बोले लाड़की बहना हम दे देंगे, बाद में कंडीशन लगा दिए। यही परेशानी है इन लोगों से। देखिए मेरा अभी मैं जो बात बोल रहा हूं ना आपको, हमारे कंट्री में डिबेट होनी चाहिए कि क्या हम अपना एकेडमिक ईयर जो स्टार्ट करते जून में, उसको हम अगस्त एंड सितंबर तक लेके जा सकते क्या? क्योंकि एक तो समर जल्दी खत्म नहीं हो रहा,
क्या हम अपने एकेडमिक ईयर को सितंबर से शुरू कर सकते हैं? कि डिबेट होनी चाहिए। हमारा एकेडमिक ईयर खत्म होता मई में, अप्रैल एंड मई में, उसको क्या हम आगे बढ़ा सकते हैं क्या? ये डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से कई स्कूल्स बंद होते और समर में हीट वेव आता, हम स्कूल को बंद करते। तो ये डिबेट होनी चाहिए और हमको इकोलॉजिकल डिजास्टर अपने हाथ से नहीं करने चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट काम है, इस पर सोचना चाहिए। भाई एक बात बताइए, 80% पाकिस्तान का असला जो है चाइना से आ रहा, और हम लोग कितना ट्रेड डेफिसिट $20 बिलियन उसके ऊपर का है। 100 बिलियन का सामान वहां से आ रहा। अरे भाई क्यों आप 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है, 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। ये सब कहां गया? कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, गवर्नमेंट बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री गए शी जिनपिंग से, पुतिन से, तीनों से एक हाथ में ये है, कैसा लगे ऐसा यार। 2000 स्क्वायर किलोमीटर मेरा चला गया पूरा। अच्छा, पाकिस्तान का पूरा J-10 जो भी था उनके का पूरा चीनी है। 2 फ्रंट वॉर होगा कभी, देखना आप, खुदा ना खास्ता। बांग्लादेश में ISI आके बैठ गया, बांग्लादेश में चाइना आके बैठ गया। हमारे हिस्टोरिकल, अच्छा क्या वो मालूम बांग्लादेश का, अभी हम उनको वीजा नहीं दे रहे उनके पेशेंट्स के आने का। अरे क्यों कर रहे हैं साहब? दो ना वीजा उनको, आके उनको इलाज कराने दो अपने कोलकाता में। नेपाल चीन के पास, श्रीलंका पोर्ट चीन के पास, ये हमको परेशानी है। तो हमको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। और पाकिस्तान तो थ्रेट है अपने लिए, थ्रेट रहेगा। आप क्रिकेट खेल लो, हाथ मिला लो, क्या पप्पी ले लो, कुछ भी कर लो, पाकि चलने वाला नहीं है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली है। उनको जब कभी मौका मिलेगा वो बदतमीजी की कोशिश करेंगे। ये हाल है हमारा। साउथ एशियन कंट्रीज, हम ऑपरेशन सिंदूर में ओपनली भारत के साथ क्यों नहीं आके ठहरे? ओपनली आके ठहरना था। भूटान के आके ठहरे, बाद में इजराइल और अफगानिस्तान स्ट्रीम क्लब में आ गया। उसमें अपन एक साइडल रेजिम है, एक तो कंप्लीटली दूसरा रेजिम है। नहीं देखिए भाई, प्रधानमंत्री जो है एमरजेंसी में काशी की मंदिर को मनाए, वो अशोका का एम्बलम, और आप जिला के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेमो है, ये कहां पे लग सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेमो है, कहां पे लग सकता, कहां पे नहीं लग सकता। तो वहां लगना ही नहीं था। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेमो है, मेरा तुम्हारा नहीं है। वो आप मेमो जारी कर रहे, उसका उल्लंघन आप कर रहे। और तीसरी बात, एक दिन पहले वहां की जो मैडम है वक्फ बोर्ड की जिम्मेदार, उन्होंने साउथ कश्मीर जाके वही काम का इनॉग्रेशन किया, मगर वहां पे नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल एम्बलम का वायलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो रूल है, वो उस रूल को फॉलो ही नहीं किए वो। अरे तोड़ने का, मैं आपको तोड़ना नहीं चाहिए था, तो लगाना भी नहीं चाहिए था। फिर आप देखिए, ये आप समझिए भारत, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसका रूल का उल्लंघन करें तो उसको तो आप एक्शन लेना था वो ऑफिसर के ऊपर, वो नहीं लेते आप, क्योंकि वो दिखाना है आपको। अरे भाई, ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। एक ही आदमी को एयरपोर्ट पोर्ट मिल गया, एक ही किस्म के लोग करोड़पति अरबपति बन रहे हैं।
नारा अच्छा है मगर अमल जीरो है, हो रहा ही नहीं। साथ आप बोलते, मेरे को साथ में रखना नहीं चाहते आप। देख तो लीजिए क्या हो रहा है। आपके पास एक एमपी नहीं है, भी नहीं देते, मगर दावे तो ये है। हाँ, चिदम्बरम साहब काबिल आदमी है, उनसे पूछ लीजिए। मैं तो कभी होम मिनिस्टर बनूंगा भी नहीं, ना मेरे को नहीं मालूम। अगर एक बात तो है, टेररिस्ट आए थे और उन्होंने कत्ल 5 स्टार होटलों में किया, वीटी स्टेशन पर किया। और वीटी स्टेशन में मेरे को आज भी अच्छी है कि एक गाना में वहां की दुल्हन थी जिसके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी, वो भी वो जालिम जो गर्द आए थे वहां से, उनकी गोली का शिकार हो गई थी। और ये भी याद रहे, कसब को हमारे बहादुर कांस्टेबल शहीद पकड़ा, उसको फांसी दी, और फांसी देने मुंबई के मुसलमान कहा कि हमारी जमीन में इनको नहीं दफनाना आप। सर, उनाइजा फ्रॉम इंडिया न्यूज़ मुंबई से आई। क्रिकेट के ऊपर से मेरा सवाल है, आपने अपना ओपिनियन तो दिया क्रिकेट के ऊपर नहीं खेलना, उसके बाद जैसे जो पैसे आए थे क्रिकेट के लिए, जो फीस होती है उसको डोनेट किया गया, इंडियन आर्मी को दिया गया, के फैमिली को दिया गया, इससे आपकी क्या? एक बात सुनिए, अगर मैं आज फैला के निकल के शहर में इंडियन आर्मी को दो, तो चैलेंज के वो लोग जितना दिए उससे बढ़ के देती जनता। ये उससे बढ़ के देंगी जनता, वो 26 लोग जो मरे। सवाल वो नहीं है, सवाल उसूल का है। कंट्री की आर्मी कमिटेड है भारत को बर्बाद करने के लिए। ये पहलगाम के बाद आपको एक डिसीजन फर्मली लेना था, क्यों नहीं लिया आप? भारत इतना तो भूखा फकीर नहीं है खुदा ना खास्ता कि हम अपनी आर्मी को पैसे ना दें, हम अपने दहशतगर्दी से मरने वालों को कोई मदद ना कर सके। सवाल पैसों का नहीं है, आपका कमिटमेंट क्या है टेररिज्म के ऊपर, वहां पर आप कमजोर पड़ गए। एक मिनट बाबा, अजिंक्य नहीं, अभी तो लड़ेंगे। अगर तो बताएंगे आपको ये पूरी तैयारी। जलील साहब, फारूक शाब्दी साहब मुंबई के प्रेसिडेंट है, हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। मैं भी जा रहा हूं और अभी तो चुनाव अच्छी तरह लड़ेंगे। हाँ, जो नहीं पूछे वो पूछिए। हाँ, क्या बोले? आपको अभी तक महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की जनता ने कुछ खास साथ नहीं दिया है ना, आपके कोई यहाँ पे तो क्या आ रहे हैं? अरे उनको मैं जवाब देता हूँ, इतना सवाया जाओ ना वहां पे पानी में, चलो ना, किसानों को कुछ करो, वहां तुम काम करो। मेरे बारे में क्या बोल रहे? मेरे बारे में बोले कि तुमको नंबर बनाना चाह रहे। क्या बोला मैं? किस समाज के बारे में बोला? कुछ नहीं बोला मैं किसी भी समाज का। मैं बोलता तो आप लोग फ्रंट पेज पे न्यूज बना देते मेरी। पहला तो क्वेश्चन वही होता है, आपने ये बोला था कल चल करांची में का रेट बढ़ गया 1 रुपए से 130 रुपए हो गया, उसके बारे में क्या कर रहे वो लोग? पावर के लिए उड़ जाके मैं गिरिराज सिंह से जाके मिला के रॉ कस्टम का एग्जामिशन दिलाओ। अब गिरिराज सिंह से जाके मिला तो हमारे जो सो कॉल्ड सेक्युलर दोस्त हैं, देखो ओवैसी बैठा हुआ है गिरिराज के साथ। एक तरफ ये बोलते, एक तरफ ये बोलते। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बोले तो प्रूफ दिखाओ। तुमको तकलीफ हुई, मेरे को खुशी हुई।
अरे एक बार ठहरो, आप फ्रंट रो ठहरो आप जरा। आई लव मोहम्मद के प्रदर्शन हो रहे थे, उसके कहना है कि देश में एक अराजकता का माहौल बनाने का ये एक साजिश है, क्या भी करते उस पे? देखिए प्रधानमंत्री, सुनिए, प्रधानमंत्री का हैप्पी बर्थडे क्या था, उसका पोस्टर वाले अच्छे थे। हर भारत देखिए गुलदस्ता है, हर समुदाय को ने रिलीजियस फिगर्स के ऊपर फख्र होता है। हम मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी चीज हमारे लिए है। मुसलमान तो उनकी, और आर्टिकल 25 मेरे को इस बात की इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तीसरी बात यह कि अगर कोई हिंसा करने का सोच रहा है या कर रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है बोलने का। अब कोई बोलेगा मेरा आई लव, कुछ अपने धर्म के बड़े आदमी का नाम लेगा, वो बुरी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई रिलीजन नहीं है, मगर आरएसएस बीजेपी मानती है उसका एक ही रिलीजन है। संविधान बोलता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। हम सब रिलीजन को मानते, जो नहीं मानते खुदा भगवान को तो हम उसको भी सेलिब्रेट करते। अरे क्या जल्दी वही पूछो तो बोलेंगे, अभी बोलेंगे। बोलो, आप बाजू बैठिए, बोल दो प्लीज। बारिश में उठो, उनको बैठने दो। मेरे भाई, ये ख्वाबा देखने का मेरे को शौक नहीं है। ख्वाब देखने को एक्सेप्ट करता हूं और मेरे को मालूम मेरी पहुंच कहां तक है। हमारा मकसद बैठने का नहीं है, ना मंत्री बनने का है, मगर एज एन इंडियन आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास एक बेहतरीन ये एक चीज पहलगाम के बाद को एक बीटिंग रिपोर्ट देते, यूं रुक गए मेरे को नहीं मालूम, मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम। आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात का बॉर्डर, राजस्थान का बॉर्डर, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू, जम्मू से कश्मीर के बॉर्डर पर पूरे ड्रोन्स थे पाकिस्तान के। एक जंग का माहौल था, अचानक आप रुक गए। क्यों रुके भाई? पूरा देश तैयार था कि उनको मुंह तोड़ जवाब दो, अब की बार नाक घसो उनकी। आपने नहीं किया। फिर आप पार्लियामेंट बैठ के हम पीओके हासिल करेंगे, राजनाथ बोलते पीओके में। अरे क्या हुआ? आपने उसको खो दिया। अब हमारे को हमेशा पाकिस्तान की आईएसआई से थ्रेट रहेगा। पाकिस्तान की जब तक मिलिट्री डोमिनेंट पोजीशन में रहेंगी और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान की मिलिट्री, आपको मालूम क्या उनका बिजनेस है? टूरिज्म है, रियल एस्टेट का पैसा है। अगर कोई बड़ा जनरल होता तो उसको रिटायरमेंट के पैसे के साथ उसको 2 बड़े घर भी मिलते। इंडस्ट्री है वो उनके लिए। बोलेंगे नहीं, मेरे को नहीं मालूम। इम्तियाज साहब को बोलो, आप क्या हुआ? हाँ, वो रिक्वेस्ट की है कि हमको मत आओ, पुलिस ने। सुन यार, तुम बोलने भी नहीं तो हम लोग दिन आ जाएंगे। मेरे को धुलिया भी जाने का है, तो हम लोग नगर को जाके धुलिया जाएंगे। शेवटचा प्रश्न आपण घेतोय आता। हाँ, कहाँ पे? नगर में। हाँ, बाकी बोलो ना, आखिरी बोलो, आखिरी इम्तियाज भाई बोले, आखिरी बोलेंगे वो जवाब। हाँ, हमारे वजीर आजम और नेताओं की जो फ्रेंडशिप है, इसकी वजह से हम स्टैंड नहीं है। आप क्या राय है? आप किस नजरिए से देखते हैं कि हम पीछे हट गए डिप्लोमेटिक? आपको याद होगा जब भारत पार्लियामेंट के चुनाव थे
तो स्पेन एक शिप को रोक दिया था जिसमें जा रहा था इजराइल को। वो शिप भारत लेके जा रही थी, ने रोक दिया। वो इलेक्शन कैंपेन में वो बड़ी न्यूज नहीं बनी। हम हमेशा से, महात्मा गांधी ने क्या कहा, नेहरू ने क्या कहा था पैलेस्टाइन के बारे में, कि पैलेस्टाइन का मुल्क है, उनको मिलना चाहिए। हम हमेशा पहला स्टेट था जो पीएलओ को, पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया। मेरा बचपना था, मेरे को याद है कि दिल्ली में नाम समिट हुआ था। यासिर अरफात, इंदिरा गांधी एक दूसरे को भाई बहन बोले, फिडेल कास्ट्रो आया था। तो हमारा एक हमेशा उनके साथ रहा है। मगर इस सरकार ने ग्लोबल साउथ को बिल्कुल छोड़ दिया। इतना खामोशी है, जेनोसाइड जो हो रहा है पैलेस्टीनियंस का पर, यह सरकार कुछ बोलती नहीं है। इनका कि नहीं, कुछ जायनिज्म से इनका कुछ कनेक्शन है। वो जायनिस्ट को भी नहीं मालूम कि इनके जो आइडियोलॉजिकल बड़े लोग थे, इन्होंने हिटलर को प्रेस किया है, रिटर्न फॉर्म में प्रेस किया है, और वही 6 मिलियन को गैस चैम्बर में डाला। तो यह बिल्कुल इस सरकार को एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेना था। जो गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है, 65,000 लोग मर गए, 10 करीब लोग बेघर हो गए। गाजा का ऐसा हाल कर दिया कि अब उसका डेब्री उठाने कम से कम 5 साल लगेंगे। 1000 बच्चे मर, 1500 लोग तो सिर्फ मंग के खाने के लिए गोली चला दिए वो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वाले। बोलना चाहिए था कुछ। देखिए, अगर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर चाहिए, मैं भी चाहता हूं, भारत को बनने का है, तो हम इन चीजों को अगर आंख बंद कर लेंगे ना, तो इसका कोई साथ नहीं देगा हमारा। क्यों नहीं गया आईसीजे? हम क्यों नहीं गए सीजे? हम गए, किसके लिए गए? आप ये सवाल आप लोग पूना में बैठ के क्यों नहीं करें मेरे से, कि पूना का एक आदमी पाकिस्तान के जेल में, जाधव, उसकी मौत को रोकने के लिए हम लोग गए थे ना, हरीश साल्वे साहब को लगाए थे। फिर हम इनके लिए क्यों नहीं जाते? ये उनको सोचना चाहिए था, जो बिल्कुल खामोश बैठे हुए। मगर टू हाउंट अस, जो फॉरेन कंट्रीज है, वो लोग तो सब जो ब्रिक्स कंट्रीज है कंडेम कर रहे, राइट, कंडेम कर रहे। हम ब्रिक्स का रेजोल्यूशन में सपोर्ट करते, यूनाइटेड नेशन में हम खामोश बैठते, न्यूट्रल स्टैंड लेते। ये गलत है। हाँ, क्या बोले? फिर आसान है लेना। नहीं, मैं बोलता हूं, बोलो। देखो, तुम्हारे को महंगा पड़ेगा। सुनो भाई साहब, सुनो भाई, बोलने दो भाई, पूछने दो। आपको मालूम कि हमारा क्या स्टैंड है भारत का पीओके के ऊपर? नहीं, आप पूछ लो, नहीं मालूम, सुन तो बोलता हूं, सुन लेता सवाल। हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हमारा है, वो रेजोल्यूशन है। हम सीट रखते हैं उनके लिए जेएन के असेंबली में। लेना तो पड़ेगा ना, जो मेरा हम कैसा छोड़ेंगे? अगर मेरे माँ बाप की शादी के जहेज में कोई चीज नहीं आई तो मैं बोलूंगा ठीक है, हो गया। ये तो वो मामला है, नहीं तो मेरी जमीन है, ये मेरा हिस्सा है, बराबर लेना है और इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार बोली, देखो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट देखो आप, पीओके खुद हमारे साथ आ जाएगा। है कैसा आ जाएगा? एक स्टेटमेंट है। तो यकीनन वहां के लोगों में एंगर है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी परेशान है। ये सब चीजें हैं, लेना हमारा है, वो बिल्कुल लेना है और लेना चाहिए सरकार को। सरकार जितना पीओके के बारे में बोली, कोई नहीं बोली। आप लो ना भाई, लेते, लेना चाहिए। अभी फंक्शन खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट जाऊंगा, ये कैमरा मेरे मुंह के
मुंह पे नहीं आएगा, वो नहीं होगा। प्लीज आयला नगर अलग क्लियर करेंगे, अभी बैठ के क्लियर करेंगे तो मेरा न्यूज आएगा नहीं, तुम चलाएंगे नहीं, वही चलेगा। तो एमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज आले,